दूसरा सवाल है द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर इट्स ऑन सेक। अपनी लिए करना किसी बगैर लालच के किसी के, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट इज सीन टू बी। जॉन डेवी चूंकि जो है वो एक्सपेरिमेंट लर्निंग टू डू बाय डूइंग की बात करता है, और जॉन डेवी जो है वो तजर्बात एक्सपीरियंस की बात करता है। जॉन डेवी बच्चे को आज़ादी देता है। तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होगा कि जहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से एक प्रोग्रेसिव नेचर के साथ अपनी, यानी अपनी मर्जी से वो जो है क्लास को चला रहे होते हैं, उस्ताद उनकी मानता है। तो लर्नर सेंटर अप्रोच उसकी होगी। हु इज नॉट अ करिकुलम प्रैक्टिशनर, वो लोग जिनके ऊपर जो करिकुलम को इस्तेमाल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं ना ये बना रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई हो रहा है, जैसे स्टेक होल्डर होती हैं। तो वैसे ही अब प्रैक्टिशनर के अंदर लर्नर, टीचर्स, करिकुलम स्पेशलिस्ट सारे आ जाते हैं। सुपरवाइजर से निगरानी कर रहा होता है, वो करिकुलम को प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, वो तो उस कैसे हो रहा है कोई काम उसको जो है वो सुपरवाइज कर रहा है। प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है, नो स्पोर्ट, यानी वो कौन सी उस टाइम की, उस दौर की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका जो है वो कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने सपोर्ट नहीं ली, बल्कि वो अपनी, यानी अपनी वैल्यूज जो है उसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया। वो दियोबंद दारुल उलूम जो है इनका था। सुपरविजन इज करेक्टराइज्ड विद, सुपरविजन का जो काम होता है ना, वो होता है कि मफाहमत के साथ सिस्टम को आगे लेके चलना। ठीक है, मफाहमत के साथ सिस्टम को आगे लेके चलना, यानी चीज़ों को बेहतर करना, चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना। तो अगर स्कूल है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, उसको इम्प्रूव करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपनी जो है अपना असरअंदाज इस्तेमाल करना। इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो जो करिकुलम है ना, करिकुलम चेंज ये डायरेक्शन देता है फेडरल। फिर फेडरल करिकुलम बनाता है, उसके बाद सूबों को बता कहता है कि उनके टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो उसके मुताबिक कंटेंट इकट्ठा करेंगे, वो उस करिकुलम जो बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग और बुक्स बनाएंगे। वो प्रोवेंशियल है, लेकिन जो करिकुलम चेंज की डायरेक्शन मिलती है ना, वो फेडरल से मिलती है। द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कंसेप्ट वाज फर्स्टली स्टार्ट इन, ये इंस्पेक्शन जो है ना स्कूलों की, ये स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड से। इंस्पेक्शन एक ऐसा है जैसे चेक करना, निगरानी करने के साथ चेक करना, और उसके साथ जो चीजें वहां से हमें फाइंड आउट हों उनको जो है वो आगे हूबहू ट्रांसफर कर देना, ये इसमें आएगा। डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड, गुड और बैड की बात एक्सियोलॉजी के अंदर होती है, वैल्यूज के अंदर होती है, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर नॉलेज, ओंटोलॉजी के अंदर रियलिटी की बात होती है। हेड यूजली ट्रीट द एम्प्लॉय विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो हेड्स है ना ये अपने एम्प्लॉयज को बड़े सख्त डिसिप्लिन से उनको लीड लेके चल रहे होते हैं। यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट, मतलब वो समझते हैं कि एम्प्लॉयज ना बड़े नाअहल किस्म के लोग हैं, चोर हैं, सुस्त हैं, काम नहीं करते, काम आता नहीं है, यानी एक नेगेटिव पहलू रखते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग थ्योरी एक्स। और हेड यू ट्रीट द एम्प्लॉयज विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट द, जहाँ पे वो एक अच्छा लीनियंट हो ना, जहाँ समझे कि यार ये काम कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबल है, वो थ्योरी वाई होती है। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक फेवरेट है। ठीक है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ना ये रियलिज्म वाले थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आइडियलिज्म लिख दिया, कहीं आइडियलिज्म लिख देते हैं, कहीं रियलिज्म। तो मेरे नजदीक शाह वलीउल्लाह, अगर आप रिलीजियस की बुनियाद पे तो कहें कि शाह वलीउल्लाह एक रिलीजियस आदमी थे, लेकिन शाह वलीउल्लाह कोई ऐसे पीर नहीं थे कि वो दम फूकों के ऊपर यकीन रखती हूँ। बल्कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कुछ करने को सपोर्ट करते थे कि अपना असर अंदाज की दिखाइए। अहमद शाह अब्दाली को खत लिखना, बड़े बड़े जो है उस वक्त के लीडरान को तैयार करना, जंगों के लिए तैयार करना, और मतलब एक बड़ी उनकी दीन के लिए और बड़ी बरसगीर के लिए, मुसलमानों की तारीख के लिए, दीन की जो है ना प्योर दीन की तबलीग के लिए, उसके अंदर जो है ना मतलब शरीयत के लिए उसकी बड़ी कुर्बानियां हैं। तो ये करके दिखाया था, रियलिज्म का ये जो है ना वो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से इसका ताल्लुक था। ह्यूमन ब्रिंग्स आर लुक्ड अपॉन एज इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी थ्रू, जो फिरासी इंडिविजुअल बात करती है ना, फिरासी इंडिविजुअल की बात वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले। यानी कहते हैं कि जैसे कायनात का इंसान कायनात का दूल्हा है और सब कुछ जो है वो इंसान के लिए बनाया गया है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले बात जो है ना वो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी, एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर जैसे रहता है वो।
जी, प्रोफेशनल एक सर्विस है। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स पर्सनल ट्रेड्स बिहेवियर। अब जो ट्रेड्स की बात होती है ना, वो ट्रेड की बात ट्रेड थ्योरी के अंदर होती है कि यानी लोगों के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होती हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि दे आर अ लीडर। विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ना, इसकी वजह से साइकोलॉजी साइंस बन गई है, क्योंकि हम इसमें तजर्बा कर रहे होती हैं, तजर्बे साइंस के अंदर होते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम, तो बेसिक एजुकेशन ऑब्जेक्टिव तो नेशनल लेवल के गोल्स होते हैं, नेशनल लेवल के एम्स से हमें मिलते हैं। ठीक है, गोल्स कह रहे हैं, एम्स कह रहे हैं, नेशनल लेवल उससे हम ये ऑब्जेक्टिव अपने ड्राइव ड्राइव करते हैं। सुकरात जो है वो इसके मेथड को डायलेक्टिक मेथड भी बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। एक्वेंटेंस रोल वो होता है जिसके अंदर पुराने टाइम के अंदर जब सैलरीज बैंकों में नहीं आती थी तो एक रजिस्टर बना होता था हर इदारे के अंदर, जहां पे जो है वो सैलरीज के, मैंने बताया तो है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही उसका? सर्विस है ऑप्शन। मैंने जॉब का कोई वर्ड इस्तेमाल किया कहीं पे? तो ये जो है, एक मिनट। अच्छा जी, नेशनल करिकुलम इज एक्चुअली, नेशनल करिकुलम जो है वो इंटेंडेड करिकुलम जिसको किया जाता है, और जो जो जरूरी होता है ना, वो हमने उसकी वट वी इंटेंड टू डू, जो उसकी हमने बात की थी, वैलिडिटी की तारीफ भी की थी। तो नेशनल करिकुलम जो है जो किया जाता है, जो जरूरी होता है, और वो उसके इंटेंडेड करिकुलम भी बोलते हैं। रूट लर्निंग सब्जेक्ट सेंटर्ड में होती है, जहां हम रट्टा लगाते हैं। प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट, ये एमसीक्यूज मैंने बताया था आपको कि आप पेज के ऊपर जो है ना वो प्रोजेक्टर को करते हैं, वो दीवार के ऊपर उसका अक्स दे देता है। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्ट दैट इमेज ऑन ट्रांसपेरेंसी, सॉरी इसको मैं देखने दें, ये क्या कह रहा है सवाल में। एक तो ये पेज जो है ना इस तरह होने से क्लियर नजर नहीं आ रहा होता, हर चीज को एक साइड पे करना पड़ेगा। विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट दैट इमेज ऑन ट्रांसपेरेंसीज इन द, आगे क्या है, ऑन द स्क्रीन, इमेज और ट्रांसपेरेंसीज ऑन द स्क्रीन। इमेज ये ओवरहेड नहीं, ओपी का प्रोजेक्ट नहीं था ये वाला? अच्छा, ओपी को शफाफ था, ओवरहेड नहीं, ओवरहेड प्रोजेक्टर था जो एक तस्वीर को एक के ऊपर अगर करते हैं तो उसका अक्स दीवार के ऊपर मुंतकिस कर देता है, तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर था। स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज, ये स्टूडेंट्स के जो तजर्बात होते हैं उसे हम स्कूल करिकुलम बोलते हैं। डिप्टी डीओ सुपरवाइज, डिप्टी डीओ किस चीज को सुपरवाइज करता है? डिप्टी डीओ एक तहसील लेवल का अफसर होता है। ठीक है, डिप्टी डीओ एक तहसील लेवल का अफसर होता है, एईओ एक मरकज लेवल का अफसर होता है, डीओ एक जिला लेवल का अफसर होता है। उसके बाद नॉन रेफरेंस में इंडिविजुअल का हम आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज एक्टिविटीज एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल वेदर इन द स्कूल, क्लासरूम में हो या क्लासरूम से बाहर हो, ये हिल्दा टाबा की करिकुलम की डेफिनेशन है। प्रोजेक्टिव तकनीक जो होती है वो पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए होती है। जी बस ये ऐसे ही है क्योंकि ये पेज जो है ना हॉरिजेंटली है, तो इसलिए ये तो मोबाइल को थोड़ा या लैपटॉप को थोड़ा मूव करें, उसके बाद ये सही नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद रियल मेंटोरशिप इन स्कूल क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो मेंटोरशिप जो हमें यानी प्रोफेशनल आदमी जो है ना वो हमें, या जिससे मेंटोरशिप लेते हैं वो हमें प्रोफेशनल बनाता है किसी भी डिपार्टमेंट किसी जगह पे, उसके एथिक्स वैल्यूज वहां पे एक अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमें प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ता है, और वो रियल मेंटोरशिप की मदद से ही हम जो है ना वो ये पॉसिबल है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फाइल की कहा जाता है आर्टिकल परचेज्ड, कोई भी चीज हम खरीदते हैं स्कूल के लिए तो वो कहाँ, वो स्टॉक रजिस्टर में लिखी जाती है। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग इन प्याजे, अडॉप्टिंग के अंदर दो चीजें आती है, जम्बिलेशन और अकोमोडेशन आता है।
क्लेमिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, किसने, यानी जो सब अलग जो है वो रियासत कैसे बनती है, सब कॉन्टिनेंट बनती है अपने रिलीजियस और अपने कल्चर की बुनियाद पे। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर उर्दू के अंदर तालीम दी जाती थी। और उसके अलावा द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग, ये टाइम टेबल होता है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेजेंटेड, पहली कॉन्फ्रेंस फजलुर रहमान जो है उन्होंने प्रेजेंट की थी 1947 के अंदर। अकॉर्डिंग टू करो करो एंड करो की डेफिनेशन ये है कि तालीम का मकसद जो है वो मेक एजुकेशन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, स्टूडेंट को एक्टिव कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना है, इसका पर्पज है। इमाम गजाली स्टेट दैट इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू नॉलेज ही स्टार्टेड स्टडीइंग, उसने कहा कि मुझे सही इल्म की तलाश के लिए मैंने जो है वो ही स्टार्टेड स्टडीइंग, उसने मजहब को पढ़ना शुरू किया सही रास्ते को तलाश करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन रेंजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये आप 36 का कह रहे हैं सर, बी कह रहे हैं फिलासफी को। स्टेटेड दैट इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू नॉलेज ही, वैसे सच्चाई की तलाश जो है वो फिलासफी के अंदर ही होती है। जी ठीक है, इसका फिलासफी होगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि रिलीजन को कैसे पढ़ा जाता है, वो रिलीजन में तो वैसे ऑलरेडी थे, उन्होंने मदारिस मुफ्ती सारी तालीम ही उनकी वहीं से थी। तो फलसफे को उन्होंने इसी बुनियाद पे पढ़ा होगा कि सच्चाई की तलाश के लिए। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन रेंजेस बर्थ टू डेथ, एजुकेशन चलती रहती है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज ऑब्टेन्ड, साइंस और टेक्निकल नॉलेज एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे होता है। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलासफी, फिलासफी को हम एज ए एजुकेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट फिलासफी का एजुकेशन है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल की बात जो करना, ये रोसो करता है। एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच की बात जॉन डेवी करता है। इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन आर थ्री, लेकिन अब ये 6 हैं तकरीबन, क्योंकि शायद पुराना वो सिर्फ एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल कहता होगा, लेकिन अब हमारे पास परी ईसीई भी है हमारे पास। और थ्री कैसे हैं सर, कौन कौन से हम कह सकते हैं थ्री? वैसे किताबों में आजकल 6 भी लिखे हुए आ रहे हैं, जिसमें ईसी भी है, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, और सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी है। पहले हम काउंट करते थे 3, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी, यानी हायर हायर कह लें, हायर एजुकेशन कह लें, एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर। तो अब ना मैंने किताबों में 6 भी पढ़े हैं। ठीक है, अगर हम उसको पहले तीनों को ईसी है, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, इनको एक काउंट करें तो एलिमेंट्री हो गया, 9वीं 10वीं को सेकेंडरी, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। लेकिन ये पहले हमारे पास था, अब किताबों के अंदर 6 आ रहे हैं इसलिए। तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ तो 6 का ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो 3 ही फिर बेस्ट है। किंडरगार्टन जो है वो फ्रोबल ने दिया था टीचिंग में 1937 के अंदर। अ टीचर आस्क इनवाइट द क्वेश्चन इन द क्लास टू अट्रैक्ट स्टूडेंट लर्निंग, उस्ताद क्लास में सवाल पूछता है, बच्चों से इनवाइट करता है, तो ये बच्चों को बेसिकली लर्निंग के ऊपर इनवाइट करना होता है। फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द यूनिवर्सिटी टू ले डाउन द बेसिस फॉर कंटिन्यूस, तो इदार जो यूनिवर्सिटी का क्या पर्पज ही यही है कि वो उसके अंदर रिसर्च करवाई जाए। ठीक है, तो जैसे मेरे ख्याल यहाँ पे कहने का मकसद ये भी है कि एक इदारा अप्रूव ही तभी होगा, एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी तभी जहाँ पे रिसर्च करवाई जाती होगी। और जैसे होती है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर स्टे करने के लिए अपने आर्टिकल की पब्लिकेशन करवानी पड़ती है, ये चीजें चलती हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम इज, करिकुलम का मतलब पाथवे, रास्ता है। कॉग्निशन रेफर टू, कॉग्निशन का ताल्लुक दिमाग के साथ है, यानी थिंकिंग के साथ है। एक्सपेरिमेंट हैविंग सप्लाइड सिग्निफिकेंट डाटा concerning behavior reaction in relation to learning, experiments have supplied significant data, एक्सपेरिमेंट्स हमें जो है वो एक सिग्निफिकेंट डाटा देते हैं कंसर्निंग बिहेवियर रिएक्शन रिलेशन टू, तो हमें जो सीखने वाले हैं उनके जो है रिलेशंस का, उनके रिएक्शंस का, उनके बिहेवियर का पता चलता है। थ्रू द एजुकेशन प्रोसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रोप्रिएट एंड टू एक्ट, ये एक मैंने हमने वैसे भी पहले ही पढ़ा था ये वाली बात ना, टू थिंक, टू अप्रोप्रिएट, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट।
अटेंशन इज अ मेंटल स्टेट, दिमाग के साथ इसका ताल्लुक है। मॉडर्न सुपरविजन जो है वो आजकल उसको हम लीडरशिप भी कहते हैं, जो आज सबको साथ लेके चलना। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज इन द सोसाइटी, स्कूल जो है वो कल्चरल वैल्यूज सोसाइटी के अंदर टीच कर देता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट इन चार्टर 1813 के अंदर इंग्लिश था। कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वर फर्स्ट पहले 1992 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। करिकुलम इम्प्रूवमेंट नेसेसरी एंड इमर्जिंग, न्यू करिकुलम जो है वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ताकि हम नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो है चल सके। उसके बाद नीचे वाला एमसीक्यूज क्या है? एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम, तो वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो होता है वो हमारा सब सिलेबस होता है। ठीक है। टीचर एफर्ट्स टीचर एफर्ट्स आर लेस एम्फसाइज, लर्नर सेंटर के अंदर ना, जहाँ बच्चा जो है ना वो बच्चे खुद से काम कर रहे होते हैं, बड़े हो गए होते हैं अपनी वजह, तो वहाँ पे जो टीचर्स है ना, टीचर्स की वहाँ पे कम जरूरत होती है और बच्चे जो है वो आपस के अंदर खुद से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। पेडागोजी टीचिंग मेथड है बेसिकली। अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ अचीवमेंट बाय स्टूडेंट, तो हमें जो है वो प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट बच्चों की अचीवमेंट का पता चलता है, स्टूडेंट की एवेल्युएशन से पता चलता है। प्रैक्टिस करना यानी कोई काम बार बार करना, इसका मतलब है ड्रिल मेथड का इस्तेमाल है। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव के अंदर जो है वो एवेल्युएशन डोमेन है। माइक्रो टीचिंग के अंदर स्किल सीखते हैं। कम्युनिकेशन जो है जो वर्ड्स के बगैर होती है वो नॉन वर्बल होती है, इशारों के साथ, गेस्चर पोस्चर वगैरह पर जो है वो इशारों के। 40 वोट डिस्पैच 1854 के अंदर जो है वो हुआ था। एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी एंड एजुकेशन डायरेक्ट टू वर्ड्स, तो फिलासफी से हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं। हेरिडिटी फैक्टर, जहाँ पे डाइट जो है वो हेरिडिटी नहीं है, वो इन्वायरमेंटल है। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, बिंदे ने किया था। आईक्यू जो है वो इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट MA/C मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। गाइडेंस, द रोल ऑफ टीचर, गाइडेंस के अंदर टीचर जो है वो हेल्प कर रहा होता है उनको एडजस्टमेंट के अंदर। इब्न खल्दून जो है वो कभी लेक्चर मेथड को उसने कभी फेवर नहीं किया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है प्रोवाइड ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, इससे हमें बहुत ज्यादा कंटेंट की सैम्पलिंग मिल जाती है। लर्निंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक थ्रू, जो डिफिकल्टी डायग्नोस्टिक से चेक करते हैं। पोस्ट कॉर में पी प्लानिंग को शो कर होता है। करिकुलम इज अ ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ स्कूल डेट इंक्लूड साइंस ऑफ द डेट इंक्लूड, क्या है ये वर्ड, एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर, लर्नर के लिए एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सियोलॉजी वैल्यू करते हैं। नो सिस्टम एजुकेशन टीचर से बेहतर नहीं हो सकता, 1959 की पॉलिसी के अंदर ये बात की गई थी। ड्रामा के अंदर जो है ना वो हम यूजुअली हम रिहर्सल को इग्नोर करते हैं। डू मेक रिहर्सल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल पे एक्टिविटी मेथड को रिकमेंड किया जाता है। द स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज, स्टूडेंट अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करते हैं। गुड विल एंड पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनल अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी और गुड विल उसकी अच्छा यानी शगुन के तौर पे उनका उस्तादों का एहतराम करते हैं। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट कंट्राडिक्टिंग अवर सेल्फ, हम किसी के साथ कैसे गुफ्तगू करते बगैर लड़े, तो ये एक्सियोलॉजी होगा, यानी वैल्यूज को मद्देनजर रखेंगे हम और एथिक्स का ख्याल रखेंगे और किसी के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो एक्सियोलॉजी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जी मैडम, सब माइक आप ऑन कर सकते हैं, जिसने सवाल करना है और सवाल कर सकते हैं। जी मैडम नाजिया, आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो कल मैंने क्वेश्चन किया था कि एनकोवा में इनको रिपीट करना है। अच्छा, यानी वो जो टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिकल, उसकी आपने बात की थी। जी अच्छा, ये हमारे पास ना, ये जब हम स्टैट के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, टेस्ट यानी एक्सेल से डाटा ले लिया, उनके ऊपर टेस्ट लगाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ना टी टेस्ट आता है। ठीक है। अब टी टेस्ट के अंदर फिर हमने दो आगे तकसीम किए हुए हैं। एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और एक को बोलते हैं एक को पेयर टी टेस्ट बोलते हैं। अब जो पहला होता है ना इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, उनके अंदर हम दो दो ग्रुप्स के
मीन्स को, यानी जो मीन्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये करते हैं कि दो क्लासरूम है, एक को मैंने कंट्रोल वे से, यानी उनको कंट्रोल ग्रुप है, और एक के अंदर मैंने जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। अब उन दोनों का जो मीन निकला है ना, जो उनका हमें जवाब निकला है, उनको आपस के अंदर कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारा टी टेस्ट होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है वो पेयर टी टेस्ट आता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो है वो, अब वो तो था ना डिफरेंट ग्रुप्स, अब यहाँ पे एक ही ग्रुप का आपस के मीन का कंपेयर कंपेयर कर रहे होते हैं। यानी वहां मैंने एक मिसाल के लिए बताया कि दो क्लासरूम है, और एक को मैंने ट्रीटमेंट यानी कोई किसी लेक्चर मेथड से पढ़ाया है, और एक को मैंने ट्रेडिशनल मेथड से, फॉर एग्जांपल, या मैंने एक को डिस्कशन मेथड से पढ़ाया, एक को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया है। उन दोनों के मीन को, उनके दोनों के एवरेज को आपस में कंपेयर करना, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो गया। जबकि जो पैरेलल पेयर टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा कि एक ही क्लास को मैंने तजर्बा किया, और कुछ टाइम के बाद दोबारा उसी से एक क्लास से डाटा लिया, कुछ अर्से बाद दोबारा लेते हैं। यानी मैं इसको एक मिसाल मैंने ये भी उस वक्त दी थी आपको, कि जैसे होता है कि आप पहले अपना टेस्ट लेते हैं जब आप यानी वजन करते हैं, जब आपका ने कोई एक्सरसाइज नहीं की और वेट अपना करती हैं, और फिर बाद में आप एक्सरसाइज करते हैं, फार्मूला अप्लाई, यानी कि अपना वजन कम करते हैं, और फिर बाद में दोबारा करते हैं। तो हम एक ही चीज का दो दफा हम जो है वो जवाब ले रहे हैं और आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पेयर टी टेस्ट होता है। ये तो था हमारा वो पहले वाला, ठीक है। अब उसके बाद ना आ जाता है अगला एनोवा। अब जब दो या दो से ज्यादा, वहां तो था दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मीन्स को आपस में कंपेयर करना, लेकिन जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप हों, दो से ज्यादा ग्रुप हों और उनको आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो उसे हम जो है वो एनोवा बोल रहे होते हैं। तो एनोवा में भी हमने कहा था दो यानी वन वे एनोवा और टू वे एनोवा, ठीक है, जहां दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप को आपस के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो हम उसको हम क्या कहते हैं कि, अब इसके अंदर ये हो सकता है कि आपने एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन टीचिंग मेथड्स को आप आपस के अंदर, यानी तीन टीचिंग मेथड, डिस्कशन, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, अब तीनों का जो इफेक्ट है इसको आपस के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास जो है वो वन वे एनोवा आ जाएगा। और इसकी इसी तरह अगर आप ये कर रहे हैं कि अगर टू वे एनोवा के अंदर होगा कि वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ना एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ये टू, दो या दो से ज्यादा, ये दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साथ में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, उसको भी देख रहे हैं। अब तक हमने जो पहले बातें की है ना, वहां सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बातें कर रहे थे, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की बात भी करते हैं। कि हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ कि किसी शख्स की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं कहता हूँ इसकी जेंडर, या मेल या फीमेल को भी देख रहा हूँ, एक एक ग्रुप मैंने ये बना दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा मैंने उनकी एज कर दिया कि इनकी एज यहाँ से यहाँ तक, तो दो मेरे पास इंडिपेंडेंट हो गए, और उनकी जो है ना उनके रिस्पॉन्सिव जो हमें, या उनके ऊपर जो असरात होते हैं किसी चीज को अप्लाई करने के बाद, तो वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके इफेक्ट्स, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, तो ये हमारे पास हो जाता है एनोवा। ठीक है, एनोवा किसी कुछ समझ आई? दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उनका कंपेयर कर रहे हो, तो वो वन वे एनोवा। और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ये हमारे पास टू वे एनोवा हो जाएगा। इसके बाद ना मुख्तलिफ किताबों के अंदर एनोवा, मेनोवा, एनकोवा, मैनकोवा इस तरह दिए हुए हैं। अब बेसिकली ना इनके अंदर ये है कि हम इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? हेलो जी जी, अच्छा। सर, मैंने बोला ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, कभी देखा नहीं है एग्जाम के अंदर ना, ये एनोवा, मेनकोवा, एनकोवा, ये कभी देखा नहीं है एग्जाम के अंदर। और ये टेस्ट इतने आसान है। अब हम भी जो सुनते थे ये टी टेस्ट, जो मेन है, दूसरा एनोवा है वो, अब इवन बाद में एमफिल की रिसर्च भी की, सारे टेस्ट भी अप्लाई किए, फिर भी एनकोवा, मैनकोवा ये हमने कहीं अप्लाई भी नहीं किया ना। इस तरह की हमारी इतनी हाई लेवल की रिसर्च होती है कि हमें ये वाले टेस्ट उसके ऊपर ना, यानी एमफिल लेवल तक ये अप्लाई करने पड़े, शायद पीएचडी में वेरिएबल ज्यादा होते हैं, तो वहाँ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो अब एनोवा की एक्सटेंशन को ही हम मेनोवा बोलते हैं,
एनोवा की, यानी उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहे होते हैं किसी एक चीज के असरात से। मैं कहता हूँ कि कोई कोई एक ओके मैं सर। तरीका इस्तेमाल करता हूँ, उससे मैं देखता हूँ हाँ जी बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे होगी, इनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। अब बहुत सी चीजों के, यानी बहुत से डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हैं और किसी एक चीज के की वजह से हम देख रहे हैं, तो इसे मल्टीवेरिएट बोल रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास और पूछा पूछा था आपने ये इसी का एनोवा मैनकोवा। अब इनके अंदर भी ना थोड़ा सा ऐसे फर्क होता है कि यहाँ पे हम ना एक को वेरिएट को भी देख रहे होते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ये भी देखना होता है कि बच्चे की पुरानी कैफियत क्या है। यानी मैंने किसी बच्चे के ऊपर टेस्ट अप्लाई किया है बच्चों के ऊपर ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा कोई टेस्ट होगा और उनके बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंडेंट होगा। साथ में ये भी देख रहे होंगे कि उन बच्चों का पहले स्टेटस क्या था, यानी वो किस लेवल के ऊपर थे, क्या उनके चीजों को पहले पता था, क्या उनका प्रेयर नॉलेज को देखना, ये हमारे पास जो है ना एनकोवा के अंदर आ जाता है। इसी तरह ये जो हमने मनोवा की बात की है पहले कि वहां मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जैसे हमने एनकोवा के अंदर बात की है कि इसके अंदर हम प्रेयर नॉलेज कंसिडर करते हैं। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, एनोवा और मेनोवा, तो वो मैनकोवा बन जाता है। ठीक है, एनोवा और मैनकोवा इन दोनों की खसूसियात को देख रहे हो तो वो ये बन जाता है। तो ज्यादा जो है ना वो मतलब इनको अगर जो मैंने किताब के अंदर शायद ये शामिल होगा ये टॉपिक रिसर्च के अंदर, आप जरा सा उसके एक दो दफा थोड़ा गहराई से देखिए इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंपेयर करना, ये हो जाए हमारे पास इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो जाएगा। और एक ही ग्रुप के दो मुख्तलिफ टाइम के अंदर जवाब को कंपेयर करना, ये हमारा पेयर टी टेस्ट हो जाएगा। एनोवा एनोवा वन वे एनोवा टू एनोवा होता है। वन वे एनोवा जहाँ पे इंडिपेंडेंट दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो है टू वे एनोवा जहाँ पे हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी देख रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो मेनोवा जो है, मेनोवा सर के अंदर हम उनके जी ए, यानी कि जो, सॉरी आपकी बात काटी है, जो वन वे अनोवा है उसके अंदर, यानी कि सिंपल ये है, उसमें टू ग्रुप्स होंगे, वो वन वे होगा। नहीं नहीं, एनोवा जो है ना वो तो हमारे पास था डिपेंडेंट वेरिएबल, जो सॉरी टी टेस्ट है ना उसके अंदर दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। जहां दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, दो से ज्यादा, यानी मैं तीन टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा हूँ, चार टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा हूँ, चार तरह की दवाइयां इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहां पे दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना वो हमारे पास एनोवा होगा, वन वे एनोवा होगा। जी सर, ये मैं अब सर एक दफा पढ़ूंगी ना, समझ आ जाएगी। चलिए मैसेज कीजिए। सर एक ये है बेरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ, चलें सर, फिर वो मैसेज पे मैं आपको करती हूँ, रिप्लाई कर दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह। पेपर कल कितने बजे है? सर 2 बजे। चलिए ठीक, मैं ना सुबह सवेरे जब नमाज के बाद ना सारे रिप्लाई करता होता हूँ मैसेज के ना, दिन सारा मसरूफियत में गुजरता है। तो जितने मुझे सवाल मिले पड़े होंगे ना, सुबह फजर के टाइम जो है मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। फिर उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर मैं शाम रात सोते हुए या फिर अगले दिन जाके देखता हूँ। तो मुझे मैसेज जो मिले होंगे ना मैं सुबह नहीं सुबह फजर के बाद रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा जी, इसका ये सवाल पूछा था जी मैडम सर, आतिफा ने। 4 सवाल। जी जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एक मिनट इनका सवाल रह ना जाए मैडम आतिफा का। अच्छा, इनका सवाल था ये ना कि पैरनलिज्म और इस तरह सारी जो है ना बाकी फिलासफी का बता दें, क्योंकि पैरनलिज्म आइडियलिज्म के रिलेटेड है। और लेकिन ये इस तरह याद करने का कोई फायदा कोई नहीं है कि ये कौन सी किसके रिलेटेड है कि नहीं है। ऐसे तो प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म आपस में मिलती जुलती हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म सबसे जुदा है। और नेचरिज्म, लेकिन कहीं ना कहीं नेचरलिज्म उसके साथ कुछ ना कुछ मुताबिकत रखती है एग्जिस्टेंशियलिज्म के नजदीक। लेकिन यूनिक सबसे एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझा जाता है। रियलिज्म, एसेंशियलिज्म, ये पैरेललिज्म और एसेंशियलिज्म, ये कुछ क्वालिटीज में आइडियलिज्म से मिलती हैं, कुछ क्वालिटीज के अंदर रियलिज्म के अंदर मिलती हैं। तो ये वाली इतनी बात ये याद करने वाली नहीं है, असल कुछ और उसके जो की वर्ड्स हैं ना वो हमें देखने होंगे कि उसके अंदर क्या है। कोई फिलासफी आपके फेडरल के कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन अब तक जितने भी फिलासफी के एग्जाम हुए ना 2 सवाल वो उसके अंदर फिलासफी के शामिल कर देते हैं।
सवाल इंतहाई सादा होंगे, मुश्किल सवाल फिलासफी के नहीं आते क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक दो सवाल जो है फिलासफी के आ जाते होते हैं। सर तो ये इसमें सिर्फ रोल नंबर स्लिप और आईडी कार्ड लेके जाना है? आपने वो उसकी स्लिप भी ले जानी है, आप जो फी पे की थी उसकी भी, जो आपने फीस पे की थी फेडरल की, वो आपने साथ ले जानी है स्लिप। सर वो मैं देखती हूँ। पता नहीं अब आजकल क्या तरतीब है, जिन्होंने कोई बॉयज अच्छा, ने ये लास्ट 3 टाइम, चीजें लेके जानी है। हाँ बॉयज ने लास्ट टाइम जिन्होंने पेपर दिए ना, आप उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन फेडरल इस मामले के अंदर जब हमारा टाइम था ना, आप अब 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये होता था कि वो इंटर नहीं होने देते थे बगैर फीस स्लिप के, तो बड़ी सख्ती होती थी। पता नहीं अब उन्होंने कोई इस तरह का जुगाड़, कोई रास्ता निकाला हुआ है कि नहीं निकाला हुआ, तो ये आप ये पूछ लीजिएगा। जी बिल्कुल, स्लिप अभी भी कह रही है कि कलीम के लाजमी है, तो फीस स्लिप जो है वो लाजमी तलाश करके रखिए, इसके लिए वो है बड़ा मसला बनाते हैं। अब फी जो है ना थैंक यू सर। फिलासफी को कोई एक दो तो कीवर्ड्स है नहीं कि मैं आपको बताऊं, पूरा कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर है, पूरी किताब है फिलासफी के तमाम जो है ना, तो आप किसी एक फिलासफी के बताएं कि फलां फिलासफी का आयज है तो मुझे उसके मुतालिक की क्या बात ज़हन में रखनी चाहिए। ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से ही है मैडम नाइला, जो जितने एमसीक्यूज हमने फिलासफी के करवाए हैं ना अपने कोर्स के दौरान, उससे हट के समझ ले कोई फिलासफी का सवाल नहीं आएगा। फिलासफी एक शॉर्ट सा सिलेबस है और उसी के अंदर से आएगा, तो आप जो है ना वो एक दफा किसी तरह इन सवालों को नजर से गुजार लें तो वो काफी है आपके लिए। सर हाँ जी। हेलो। जी जी। सर लास्ट पे थैंक यू सो मच। इतनी हेडेक लेके आपने हमें पढ़ाया, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी हर चीज के लिए। दिन रात अगर आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया है। अल्लाह का इसका अजर हम इस तरह दे कि हमें बहुत टेस्ट में अच्छे नंबरों से कामयाबी दे। आमीन, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों की एफर्ट्स कबूल करें, और जो है जो कमी कोताही मेरे से हुई है वो अल्लाह ताला माफ़ करें, आइंदा इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नो। आपका कोशिश की कि कुछ हक अदा किया जाए, लेकिन हक अदा नहीं होता, और बहुत सी चीज़ें, बहुत से गैप्स अभी बाकी होंगे, बहुत कुछ करना बाकी होगा, लेकिन जितनी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इस्तात थी सब चीज़ों को साथ लेके चलने के दौरान, तो कोशिश की। खैर बहरहाल आपकी मेहनत होनी है, ये मेरा कमाल नहीं होना, आपकी एफर्ट्स हैं, और इंशाल्लाह आपकी एफर्ट्स आपको पे बैक करेंगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला। बहुत ग्रेट।